हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहद खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं रिंकेश झूरिया जी। तो चलिए सुनते हैं हमारी डर और रहस्य की क्रिया और रक्ताल की ये खौफनाक कहानी। डर एक ऐसा भाव जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। व्यक्ति जब अपनी सीमित सोच से परे कुछ असामान्य महसूस करता है तो उसके मन में भय जागृत होता है। डर की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। इंसान बहुत सारी वजहों से डर सकता है, चाहे वो मृत्यु का भय हो या आने वाली विपदा का। मैं जिस डर की बात कर रही हूँ वो सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं उपस्थित होता है। पारलौकिक ऊर्जा से लगने वाला भय, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि। कुछ लोग इसे मात्र कल्पना की उपज मानते हैं और कुछ वास्तविक साक्षात्कार का दावा करते हैं। विनीत को भी मात्र एक अपुल कल्पनाएं लगती हैं, हालांकि उसका इन सब से कभी पाला नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले ही वो बतौर अध्यापक चयनित हुआ था, रूपगढ़ के एक सरकारी स्कूल में। पोस्टिंग होने के बाद वो खुशी खुशी यहाँ चला आया। उसे यहाँ रहते अब 1 महीना हो चला था। शहर की घनी बसावट से परे सुदूर किनारे पर उसने एक मकान किराए ले रखा है। मकान मालिक दिल्ली या कहीं और रहने लगे, इसलिए विनीत को घर काफ़ी सस्ते में मिल गया। रूपगढ़ एक अच्छी जगह है, शांत और सौम्य प्रकृति के बीच बसा खूबसूरत सा शहर। विनीत के घर से उसकी स्कूल का फासला 4 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही था। कुछ ही दिनों में उसने खुद को एक स्थायी दिनचर्या में बांध लिया। वो तड़के जल्दी उठता और स्नान ध्यान करता। अविवाहित होने के कारण अस्त व्यस्त बड़े घर की साफ सफाई भी उसे करनी पड़ती। कूड़े करकट का काम निपटा कर वो रसोई की तरफ बढ़ता और स्कूल ले जाने हेतु टिफ़िन तैयार करता। हाथ में थोड़े पैसे आने पर उसने एक साइकिल भी खरीद ली थी। उसी के पैडल मारते मारते वो स्कूल जाता और शाम को वापस घर की ओर रुख कर लेता। अभी चंद दिनों पहले की बात है, गांव से विनीत ने माँ पिताजी को अपने पास बुला लिया था। उसकी ख्वाहिश थी कि माँ पिताजी भी यहीं रहे। अकेलेपन से वो परेशान हो चुका था। बूढ़े माँ बाप का दिल भी अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल था, इसलिए दोनों रूपगढ़ आ गए। 2-4 दिन बीते। विनीत के पिताजी की जिंदगी गांव में सौंधी मिट्टी वाली खुशबू लेते बीती थी। शहर की कीचड़ भरी नालियों से उठती बदबू ने उनका जीना मुहाल कर दिया। ऊपर से खुली हवा में जीने के आदी उन दोनों को शहरी भीड़ भाड़ की जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आई। वे विनीत से गांव वापस जाने की जिद करने लगे। ना चाहते हुए भी विनीत ने उन्हें वापस गांव भेज दिया। फिर से वो अकेला पड़ गया। घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर, यही उसके जीवन का पर्याय बनकर रह गया। एक शाम विनीत मज़े से गाना गुनगुनाते हुए स्कूल से वापस लौट रहा था। उसकी नज़रें सड़क के किनारे पर पड़ी। हाथ में थैला पकड़े एक औरत सड़क पर पैदल चली जा रही थी। विनीत उसे पहचान गया। वो ठीक उसके सामने वाले घर में रहती थी। उसने कई बार इस औरत को देखा था। साइकिल धीमी करके वो सड़क के किनारे की तरफ बढ़ चला। अरे आंटी जी, आइए, आपको घर छोड़ देता हूँ। औरत सकपका गई। राह में चलते हुए अचानक कोई ऐसा ऑफर दे तो घबराना जायज़ है। उसने कातर नज़रों से विनीत को देखा। शक्ल सूरत से तो शरीफ ही जान पड़ रहा था, पर इस ज़माने में शराफत का चोंगा पहनना कौन सी बड़ी बात है। नहीं, औरत तेज़ कदमों से सड़क पर बढ़ चली। विनीत उसका डर समझ सकता था। उसने दोबारा कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। औरत के पैर ठिठके। उसने पीछे मुड़कर विनीत की ओर देखा। उसकी नज़रों में ये चेहरा पहले भी कहीं आ चुका है। शायद लड़का सच बोल रहा है। घर अभी भी काफ़ी दूर था, तो साइकिल पर बैठकर जाने में कोई हर्ज नहीं। औरत उसके पीछे बैठ गई। कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए। औरत ने मन में खुद को कोसा। उसका अनुमान गलत था। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। धन्यवाद बेटा,
अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक बता देना, सामने वाला घर मेरा ही है। औरत ने भी सहायता करने का वादा करके यहाँ तक आने की कीमत अदा कर दी। जी आंटी, विनीत मुस्कुरा दिया। विनीत के घर से स्कूल जाने वाले रास्ते के बीच एक मकान आता था, एक बड़ा सा 2 मंजिला मकान जिसके चारों तरफ 4 दीवारी थी। बाकायदा मकान के सामने एक विशाल लोहे का गेट लगा था, पर उसका एक तरफ का पल्ला टूटकर नीचे गिर चुका था। पता नहीं कितने दिनों से वो गेट उसी हालत में पड़ा मिट्टी खा रहा था। 4 दीवारी के अंदर मकान के सामने धूप से जल चुकी ऊंची ऊंची घास थी और एक सूखा पेड़ जिसके अंदर दीमकों ने अपना साम्राज्य कायम किया था। विनीत आते जाते उस मकान पर अपनी नज़रें डालता। उसके मन में अनगिनत सवाल उठते और जल्द ही शांत हो जाते। हालांकि मकान उसे ज़्यादा पुराना नहीं लगा, पर पूरी तरह काली पड़ चुकी दीवारों ने मकान के प्रति उसके मन में जिज्ञासा जगा दी थी। सार संभाल वाला कोई न होने के कारण उस मकान की हालत ऐसी थी। विनीत ने गौर किया था, आसपास रहने वाले लोग इस तरह बर्ताव करते जैसे वो मकान कभी वहाँ था ही नहीं। उस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी नज़र भर के उस मकान की तरफ देखता तक नहीं था। तो क्या ऐसा कुछ था जिसके चलते लोगों ने मकान से नज़रअंदाजगी ही बेहतर समझी? खैर, कुछ दिनों बाद स्थानीय लोगों से विनीत को उस मकान का सच पता चला। वो स्तब्ध रह गया। बाकी लोगों की तरह उसके दिल में भी मकान के प्रति डर पैदा हो गया। घर का अतीत उसकी काली पड़ चुकी दीवारों से कहीं अधिक काला था। मकान की बजाय उस जगह पर खाली ज़मीन का एक टुकड़ा था जिसके चारों तरफ कंटीले तारों की फेंसिंग लगी थी। कहने को ज़मीन के बीच एक पुराना कुआं था, टूटी फूटी गदमैली सी पाल वाला कुआं जो किसी ज़माने में लोगों की प्यास बुझाया करता। अब उसके तले में सूखी मिट्टी के अलावा कुछ न बचा था। लोगों की ज़ुबान पर कुएं के बारे में कच्ची पक्की बातें हमेशा रहती। कहा जाता है कि रूपगढ़ के बसने से पहले यहाँ एक गांव था। धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव हुआ और गांव वालों ने जगह छोड़ दी। उसी गांव का अंतिम बचा हुआ अवशेष ये कुआं था। शहर बसने के साथ ही किसी ने इसे अपनी निजी संपत्ति में शामिल कर लिया। कुछ 15 साल पहले की बात थी। यहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकी। गाड़ी में से 2 सभ्य लोग उतरे। वे इसी ज़मीन को देखने आए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से धूप का चश्मा हटाकर सिर पर टांगा और चारों तरफ नज़रें घुमाने लगा। सूरज ऊपर से आग बरसा रहा था। देखते ही देखते गर्म हवा का एक झोंका धूल और सूखी घास उड़ाता कुएं के पास से निकला। पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने दांत निकाले। मालिक साहब, इसी ज़मीन के बारे में मैंने आपको बताया था। शहरी इलाके में इतने सस्ते और किफ़ायती रेट पर प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिस्टर मलिक को ज़मीन का टुकड़ा पहली नज़र में भा गया। आखिर ज़मीन भी काफ़ी बड़ी थी और दाम भी कुछ ज़्यादा न था। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, मेरी तरफ से डील पक्की मानिए। कुछ ही दिनों बाद उस ज़मीन का काया पलट होना शुरू हो गया। कुएं को तोड़कर वहाँ नए घर की नींव डाली गई। अगले 4-5 महीनों में बंजर से दिखने वाली ज़मीन पर खूबसूरत 2 मंजिला बंगला तैयार हो गया। घर को 4 दीवारी से घेरा गया और सामने एक छोटा सा लॉन बनाया गया। मिस्टर मलिक ने अपने हाथों से एक पेड़ भी लगाया था। वहाँ सूख चुकी ज़मीन को रहने लायक बनाकर मलिक साहब सब परिवार यहाँ रहने लगे। परिवार में उनकी पत्नी और 7 साल का बेटा था। अचानक आधी रात को लोगों की नींद टूटी। बाहर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कोई रोते हुए मदद मांग रहा था। सभी हड़बड़ाकर घरों से बाहर निकले। वो मंजर देखकर सबका दिल दहल उठा। मलिक साहब का वो बड़ा सा घर भयंकर आग की लपटों में घिरा हुआ था। अंदर से उन लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आग ने इतने भयानक तरीके से घर को घेर रखा था कि उसकी तपिश के कारण लोग घर के पास भी नहीं जा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाल्टियों से पानी फेंका गया ताकि आग बुझे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चारों तरफ कोहराम मच गया था। लोग बेबस खड़े उस घर को धू धू कर जलता देखते रहे। चंद पलों में घर से आ रही चिल्लाने की आवाज़ें भी बंद हो गई। सभी ओर खौफ पसर चुका था। किसी के गले से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सब बुत बन चुके थे। उस खामोश माहौल में सिर्फ एक ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, आग की लपटों से उड़ता
कड़कड़ का स्वर। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच चुके थे। सुबह होते होते लपटें बुझी। किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। अभी भी कोने से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। आसपास खड़े लोग रात के उस नज़ारे को अपनी आंखों में संजोए खड़े थे। सभी बेहद सदमे में थे। उनके कानों में अभी तक वे चीखें गूंज रही थी। उस हंसते खेलते परिवार की ऐसी दर्दनाक मौत किसी ने सोची भी नहीं थी। पूरी तरह जलकर बर्बाद हो चुके मकान में से उन लोगों के जले हुए अवशेष निकाले गए। अंत में जंजीर की मदद से लोहे के गेट को बांध दिया गया। तब से लेकर आज तक उस मकान के प्रति लोगों में दहशत कायम थी। यही वजह थी कि कोई उस बदकिस्मत मकान की तरफ देखता भी नहीं था। विनीत के मन में भी उस मकान का आतंक घर कर गया। उसे भी डर लगने लगा कि कहीं मकान की मनहूसियत उसके पीछे ना पड़ जाए। जब भी वह सामने से निकलता तो अपनी नज़रें फेर लेता। मकान के प्रति उसकी जिज्ञासा अब त्रास में बदल चुकी थी। बहुत ही अशुभ जगह थी वो। उसकी काली पड़ चुकी दीवारें अपने अंदर दहशत भरी चीखें समेटे हुए थी। लगभग आधी रात का समय था। कहीं दूर किसी पेड़ पर बैठा उल्लू हूँ हूँ कर रहा था। खुले आसमान और उजले तारों से भरी शांत रात थी वो। पूर्णिमा का चांद खुले दिल से अपनी धवल चांदनी धरती पर लुटा रहा था। कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे विनीत ऊब चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो कभी इधर करवट बदलता, कभी उधर। आधी रात में नींद उचट जाना भी बड़ी तकलीफ देता है। वो तो दोनों आंखों के फाटक सजग रूप से खोले ऊँघ रहा था। अब तो कमरे के घुप अंधेरे से उसे घुटन होने लगी। सोचा कुछ देर छत पर जाकर टहल लेता हूँ, शायद मन शांत हो और आंखों में नींद उतर आए। इसी विचार के साथ उसने सीढ़ियाँ चढ़ी। सामान्य ठंड वाला वातावरण था। अंधेरा भी बाकी दिनों से थोड़ा कम था। पूरे चांद की रोशनी आज ज़मीन पर डुल रही थी। वो दूर दूर तक इमारतों को देख पा रहा था। स्याह और स्लेटी रंग में पुत चुकी इमारतें। दूर कई घर बिजली की रोशनी से जगमगा रहे थे। विनीत छत के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाने लगा। घूमते घूमते उसके मन में जले हुए घर के विचार टपक पड़े। वो थोड़ा विचलित होने लगा। पूरी कोशिश करने के बावजूद वो अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सका। सहसा विनीत के सामने वाले घर का दरवाज़ा खटका। वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। अंदर से अधेड़ उम्र वाली वही औरत निकली जिसे उसने कुछ दिनों पहले साइकिल पर यहाँ तक छोड़ा था। औरत ने बड़ी सतर्कता से चारों तरफ देखा और साफ मौका पाकर गली में निकल गई। आगे ज़रा सी दूरी पर कोने में गली दूसरी तरफ मुड़ जाती है, जहाँ एक स्ट्रीट लाइट लगी थी। मुड़ाव तक पहुंचकर औरत ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। विनीत मुंडेर की ओट में हो गया। उसे बड़ा ही असामान्य महसूस हुआ। क्या आधी रात में उस औरत को डर नहीं लगा जो गली में आगे कहीं चली गई थी? क्या वाकई शहर इतना विकसित हो गया कि रात में बेझिझक औरतें बाहर घूम सके? वो इन्हीं सब में खोया था कि एक अन्य हलचल ने उसे फिर से चौकन्ना कर दिया। उसकी हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई जब उसने गली में किसी लड़की की आकृति गुजरते देखी। ये सब क्या हो रहा था उसके पल्ले ना पड़ा। वो स्तब्ध सा ये सब देखता रहा। एक एक करके लगभग 15 से ज़्यादा मानव आकृतियाँ इधर से गुजरी और गली के मोड़ से आगे निकल गई। इनमें औरतों और लड़कियों के अलावा पुरुष भी शामिल थे। विनीत के मस्तिष्क ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे उसे कुछ समझ नहीं आया। आशंका और विस्मय के विचित्र से जाल में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर पा रहा था। आखिर करे तो क्या? क्या उसे उन लोगों के पीछे जाना चाहिए? शायद हाँ। आखिर मांजरा क्या था? वो जानना चाहता था। कभी कभी इंसान अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता को वश में नहीं रख पाता, जिसके आगे चलकर उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विनीत ने हल्की रोशनी वाली एक टॉर्च अपने साथ रख ली और चुपचाप गली में निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर से रह रहकर किसी उल्लू की आवाज़ें आ रही थी। प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखता हुआ विनीत गली में आगे बढ़ गया। गली के उस मोड़ से काफ़ी दूर निकल आने के बाद वो ठिठक कर रुका। उसे थोड़ी शंका हुई, वे सारे लोग कहाँ गायब हो गए? तभी उसे सामने से किसी की खुसर फुसर सुनाई दी। विनीत दुबक कर गली में रखे कचरा पात्र की आड़ में हो गया और छुपकर देखने लगा।
उसे अंधेरे में दो धुंधली सी आकृतियां दिखी। दो आदमी थे जो उसी की तरफ आ रहे थे। क्या उन्होंने विनीत को देख लिया था? कदाचित नहीं। वे वहीं से एक घर में घुस गए। विनीत बाहर निकला और बड़ी सावधानी से घर की तरफ बढ़ने लगा। उसे मालूम पड़ रहा था कि उसके पैर कांप रहे हैं। किसी तरह गहरी सांसें लेकर वो खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वो उस घर के सामने था। लेकिन ये क्या? प्रलय, सर्वनाश! विनीत की आंखें फैलकर कोठरों से बाहर गिरने को उतावली हो उठी। उसके होठों में कंपन होने लगी। चेहरे पर फैलता भय किसी अशुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा था। सांसें तेज हो चुकी थी। वो इस समय ठीक उसी जले हुए मकान के सामने खड़ा था। इतनी रात गए वहाँ खड़ा रहना तो दूर, कोई गुजर भी नहीं सकता। लेकिन विनीत अभी सामने खड़ा उसे घूर रहा था, जो किसी भी सामान्य इंसान की सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए पर्याप्त था। दहशत से भरे इस अंधेरे में विनीत को उजाला दिखा, मध्यम उजाला, जो इसी मकान के अंदर से आ रहा था। उसे कुछ याद आया। वे दोनों आदमी भी तो इसी मकान में घुसे थे, और क्या पता बाकी के लोग भी यहीं हों। विनीत ने अपने मन को सबलता प्रदान की। वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। उसे अपने मजबूत पैरों पर विश्वास था। अगर मकान के अंदर उसे कोई खतरा दिखेगा तो वो झट से बाहर भागकर आ जाएगा। विनीत की जिज्ञासा ही उसे अंदर खींचकर ले जा रही थी। न चाहते हुए भी उसके पैर मकान की तरफ बढ़ने लगे। सूखी घास उसके पांव तले दबकर खसखस की आवाज़ कर रही थी। आखिर उन लोगों का इस मकान में क्या काम? क्या उन्हें इस जगह घटी पुरानी घटनाओं से डर नहीं लगता? विनीत एक जंग लगे भारी से लोहे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने बड़े ध्यान से दरवाज़ा धकेला और वो खुल गया। भूतिया फिल्मों की तरह चर-मर की आवाज़ के साथ नहीं, बिल्कुल खामोशी से विनीत मकान के भीतर घुसा। थोड़ा अंदर बढ़ते ही वो भौचक्का रह गया। मकान के बीच बने आंगन में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वो तुरंत एक बड़े से खंभे के पीछे हो गया। उसने सोचा नहीं था कि अंदर इतने लोग मिलेंगे। सारे लोग आंगन में किसी चीज़ को घेर कर खड़े थे। विनीत को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दो चार लोगों ने रोशनी के लिए अपने हाथों में मशालें थाम रखी थी। माहौल बिल्कुल शांत था। लोग मूर्तियों की तरह खड़े कुछ फुसफुसा रहे थे। विनीत ने गौर करने पर पाया कि वे सभी एक सुर में कुछ दोहरा रहे थे, किसी मंत्र की तरह। एकाएक सभी चुप हो गए। भीड़ के बीच में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे उन लोगों के बीच एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाली मानवाकार आकृति उभरने लगी। कट कट की आवाज़ के साथ वो महाकाय आकृति अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को सीधा किए जा रही थी। विनीत उसे अच्छी तरह देख पा रहा था। देखने भर से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो लगभग 9-10 फुट का तो रहा ही होगा। उसका पूरा शरीर सुर्ख लाल रंग का था। शरीर की एक एक उभरी हुई मांसपेशी उसकी बलिष्ठता का परिचय दे रही थी। आंखें जैसे मणियों की तरह चमक रही थी। आंगन में जमा सभी लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। भीड़ में से किसी औरत की आवाज़ आई, ओ रक्तकाल, ओ पाताल के राजा, तुम हमारी क्रिया के संवाहक हो। हम सब कर्ता तुम्हें ये भेंट अर्पित करते हैं। हमें धन दौलत से परिपूर्ण करो, आयु का वरदान दो। औरत ने अपने दोनों हाथ उस दैत्याकार आकृति की ओर बढ़ाए। वो हाथ खाली नहीं थे। विनीत ने देखा कि उसने एक नवजात बच्चे को पकड़ रखा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। अगले ही क्षण विशालकाय आकृति ने लंबी उंगलियों वाले हाथ से उस बच्चे को पकड़ा और वापस ज़मीन में समा गया। आंगन के बिल्कुल बीच में बड़ा सुराग बना था। विनीत ये सब देखकर बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। वो पीछे मुड़ा, लेकिन उचक कर उसी खंभे से चिपक गया। सामने वही अधेड़ औरत खड़ी थी। विनीत उसकी काली पड़ चुकी आंखें देखकर सहम गया। बिना कुछ बोले औरत ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और अकस्मात पलक झपकते ही विनीत ने खुद को सूखी ज़मीन पर खड़ा पाया। सूरज सिर पर चमक रहा था और गर्म हवाएं बहे जा रही थी। ये उसके साथ क्या हुआ? अभी अभी डरावने मकान में वो भयानक औरत उसके सामने खड़ी थी, और अब ये। विनीत को लगा जैसे उसका वज़न बिल्कुल हल्का हो गया है।
मानो वो अपने भौतिक शरीर से बाहर आ गया हो। उसने चारों तरफ देखा। आसपास कुछ झोपड़ियाँ थी। पैरों के नीचे बंजर हो चुकी ज़मीन में दरारें पड़ी थी। अचानक थोड़ी दूर से किसी के बिलखने की आवाज़ सुनकर विनीत का ध्यान उस तरफ गया। थोड़ा आगे चलकर देखने पर उसने पाया कि एक झोपड़ी के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। उसी झोपड़ी में से रोने की आवाज़ें आ रही थी। विनीत भी हैरान परेशान सा उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया और बगल में खड़े इंसान से पूछने लगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? उस आदमी ने विनीत की ओर देखा भी नहीं। वे बातों में इस कदर मशगूल थे कि जैसे उन्हें विनीत की उपस्थिति का पता भी ना चला हो। उन्हीं में से एक बूढ़े ने कहा, मेरी बात मानो, आज ये मरा है, कल बिन पानी हम सब मरेंगे। इस भयंकर अकाल से बचने का अंतिम उपाय है क्रिया के माध्यम से रक्ताल का आवाहन करना। बूढ़े की बात सुनते ही सभी घबरा गए। एक आदमी बोला, पागलों जैसी बातें मत करो बाबा, रक्ताल कोई देवता नहीं, एक अभिशप्त दैत्य है। वो हर पूर्णिमा को खून मांगेगा, दे पाओगे? बूढ़ा हंसा, गांव में जानवरों की कोई कमी नहीं है, बदले में वो हमें धन दौलत सुख समृद्धि तो देगा ही। अब सब आप लोगों पर है। सभी गहरी सोच में डूब गए। देखते ही देखते विनीत के सामने से वो दृश्य गायब हो गया। वे लोग, वो जगह, सभी कुछ एक पल में गुम हो गया और उसने खुद को नई जगह पर पाया। रात का समय था और वो एक कुएं के सामने खड़ा था। तभी कुछ लोग वहां आए। सबके हाथ में मुर्गियाँ, खरगोश व अन्य जानवर थे। सभी जानवरों को कुएं में डालकर वे जोर से बोल उठे, ओ रक्ताल, ओ क्रिया के संवाहक, तुमने हमें पानी दिया, दौलत दी, हम कर्ताओं की ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। सहसा दृश्य फिर से बदला। दिन का समय था और वही जगह थी। इस बार विनीत ने देखा कि गांव वाले अपना सारा सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर काफिला तैयार कर रहे थे। सभी के चेहरों पर दुख और डर का अजीब सा भाव मौजूद था। वहीं बैलगाड़ी में सामान लादता एक आदमी बड़बड़ाए जा रहा था, रक्ताल अब जानवरों की बलि नहीं मांगता, उसे उच्च कोटि का खून चाहिए, इंसानी खून। कौन उस दानव के मुंह का ग्रास बने, जितनी जल्दी हो ये गांव छोड़ देने में ही भलाई है। चंद सेकंडों के भीतर विनीत एक नए दृश्य में था। किसी घर के सामने वो मौजूद था। गुप्त अंधेरी रात होने के बावजूद वो उस घर को बखूबी पहचान गया। मिस्टर मलिक का वो घर जो सालों पहले जल चुका था, पर आश्चर्यजनक रूप से घर सही सलामत दिख रहा था। तभी उसे गली में कुछ छायानुमा आकृतियाँ दिखी। स्ट्रीट लाइट के पास आने पर वे आकृतियाँ स्पष्ट हुई। उनमें सबसे आगे विनीत के पड़ोस में रहने वाली औरत थी। सभी ने बड़े बड़े गैलन हाथों में थाम रखे थे। बिल्कुल गुपचुप तरीके से सारे लोग मिस्टर मलिक के घर में घुसे और गैलनों से किसी द्रव का छिड़काव करने लगे। क्या वो? विनीत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे केरोसिन की महक आ रही थी। घर को तेल से अच्छी तरह भिगोकर उन लोगों ने मशालों से आग लगा दी और भाग खड़े हुए। विनीत सुन्न खड़ा उन्हें भागते देखता रहा। वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अल्प समय ही निकला था कि घर भीषण आग की चपेट में आ गया। मिस्टर मलिक संभलते इससे पहले वे चारों तरफ से घिर चुके थे आग से। चिल्लाकर मदद मांगने के अलावा उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। कोलाहल सुनकर लोग बाहर आए और आग का तांडव रोकने की कोशिश करने लगे, पर सब कुछ व्यर्थ रहा। घर से निकलती उन चीखों ने विनीत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उससे अब ये चीखें नहीं सुनी जा रही थी। अपने कानों को हाथों से कसकर ढकने के बाद उसने आंखें भींच ली। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। विनीत ने आंखें खोली। वही काली आंखों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। विनीत को क्रमवार सब कुछ पता चल चुका था। औरत ने शैतानी तरीके से मुस्कुराहट बिखेरी। हमारे पुरखों ने अपनी जान की खातिर ये जगह छोड़ी, पर हम रूपगढ़ वापस आए। यहाँ रहने वाले परिवार की बलि देकर हमने क्रिया दोबारा शुरू की। इसी क्रिया और भेंट की एवज में रक्ताल हमें उम्र का वरदान देता है। तो कहो, क्या तुम भी बनोगे इस क्रिया के कर्ता? विनीत का गला बैठ गया। वो उन सबको ताकता ही रह गया और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। आज दोबारा पूर्णिमा की रात थी। उसी जले हुए घर में सभी कर्ता क्रिया के लिए जमा हुए थे।
ज़मीन में बने उस सुराख से रक्ताल बाहर निकला। एक आदमी ने उसे भेंट अर्पित की। वो कोई और नहीं बल्कि विनीत था। रक्ताल को एक शागिर्द कर्ता के रूप में और मिला। वो भयानक रूप से हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि वो संवाहक था क्रिया का। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रक्ताल श्री नामक एक गंधर्व था जिसने देवलोक के ऐश्वर्य को चुराने की कोशिश की। कुपित होकर देवताओं ने उसे श्राप दे दिया। अभिशाप के फलस्वरूप वो रक्त जैसी लाल देह वाला दैत्य बन गया। इसी कारण वो रक्ताल कहलाया। अभिशाप की ही वजह से रक्ताल अनंत काल के लिए पाताल में कैद हो गया। पुराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार रक्ताल का आवाहन एक विशेष क्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें भेंट स्वरूप इंसानी रक्त चढ़ाया जाता है। क्रिया करने वाले कर्ता कहलाते हैं और रक्ताल प्रसन्न होकर उन्हें उम्र, धन या अन्य चीज़ें प्रदान करता है। तो ये थी थोड़ी जानकारी रक्ताल के बारे में। फिर मिलूंगी आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।